हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस यूपी जीके की क्लास में जो आपको यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था का क्लास में अध्ययन करेंगे। यानी पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसमें क्या-क्या होता है, कैसे है, सब कुछ के बारे में डिटेल में इस क्लास में एक ही क्लास में सब पूरा हम खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। आज हम लोग इस क्लास में क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का पंचायती राज व्यवस्था क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इस अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? आप लोग कमेंट कर बताइएगा। 1975 एडी में प्रशासनिक सुविधा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत स्वीकृति प्रदान की गई। तो लोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत क्या की गई? स्वीकृति प्रदान की गई। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है और सलाह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व विधानसभा में विपक्ष के नेता की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी जो सलाह है नियुक्ति की वो उच्च न्यायालय एवं विपक्ष के नेता के सलाह पर की जाती है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 आया है, उसके द्वारा जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं, उनका कार्यकाल 8 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे वह न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। कब से कब तक थे? तो 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक थे। न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा जो थे वो 16 मार्च 2006 से 31 जनवरी 2006 तक सबसे अधिक समय पर लोकायुक्त के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। तो सर्वाधिक समय तक लोकायुक्त कौन रहे थे? तो न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा जी थे। कौन? न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा सबसे अधिक समय तक और प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जी थे। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज का पंचायत का अर्थ है एक सभा या आपात या 5 लोग जो शासन करते हों। पंचायत का सीधा सा मतलब एक सभा है या 5 लोगों का शासन करने का, जो 5 लोग शासन करते हैं। पंचायती राज को रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन में नहीं, क्यों कहाँ पर? रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में तालुका एवं तहसील के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका या तहसील के रूप में जाना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक
रिपन को कहा जाता है। किसको? रिपन है। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है यानी पंचायती राज का जो जनक है वह रिपन है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1947 में आया था और पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1947 में की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1947 में की गई थी और पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1947 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कौन सा? उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1916 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया। कौन सा? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत। जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 है, इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन कौन से? ग्रामीण पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत प्रणाली लागू की गई। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में प्राप्त हुआ, जिसमें पंचायत को अनुसूची 11 में जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय सम्मिलित किए गए। कितने विषय सम्मिलित किए गए? 29 विषय को सम्मिलित किया गया अनुसूची 11 में और पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। इसकी सिफारिश कौन की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। जिला पंचायत, जो जिला पंचायत है यह त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत है। जो त्रिस्तरीय, पहले ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। तो जिला पंचायत जो है वो पंचायत में सबसे शीर्ष का पंचायत है। क्या है? पंचायत की व्यवस्था है त्रिस्तरीय व्यवस्था में। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव पंचायतों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं उनका चुनाव जो है वो पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जो जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके हर एक जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुनाव जो होता है वो सीधे जनता के द्वारा होता है और जो यही जिला पंचायत सदस्य होते हैं इनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। क्षेत्र पंचायत एक द्वितीय स्तर है। कौन सा? त्रिस्तरीय व्यवस्था का द्वितीय स्तर क्षेत्र पंचायत यानी एरिया पंचायत जिसको कहते हैं। ग्राम पंचायत जो है यानी विलेज पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचला स्तर यानी गांव का है। इसके अध्यक्ष को ग्राम प्रधान और जो ग्राम प्रधान की न्यूनतम आयु हो सकती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं। जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जो ग्राम प्रधान का चुनाव है वो ग्राम के लोगों के द्वारा जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु की है उनके द्वारा ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में अब हम नगर निगम प्रणाली देखेंगे। क्या? नगर निगम
प्रणाली, जिसे म्युनिसिपल सिस्टम कहते हैं। क्या? म्युनिसिपल सिस्टम। जो नगरों में पंचायत प्रणाली होती है उसे नगर निकाय प्रणाली बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की स्टार्टिंग 1916 से हुई थी। जो नगरों में है वो स्वायत्त शासन की जो शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी? तो 1916 से नगरों में स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी। संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? नगर निगम अधिनियम 1959 में इसे अधिनियमित किया गया था। 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जो नगर पालिका के लिए विशेष प्रावधान की गई, अनुसूची 12 में इसको जोड़ा गया। किसमें? अनुसूची 12 में जोड़ा गया। कुल 18 विषय को शामिल किए गए और पार्ट किसमें? 9 के क में। पंचायती राज को किसमें जोड़ा था? 9 में। और अनुसूची 11 में। इसको अनुसूची 12 में और भाग 9 क में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, और उसको जो पंचायती राज था उसको 243 से 243 ओ तक सम्मिलित किया गया है। तो नगर निगम में कुल कितने विषय सम्मिलित है? इसमें कुल 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल 3 प्रकार से गठित किए जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय स्वायत्त है या पंचायत है, उसका गठन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका और तीसरा नगर पंचायत। 3 प्रकार का नगर स्वायत्त होता है। कौन कौन सा? नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत। नगर निगम का गठन कहाँ हो जाए? जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी वाले हों। ऐसा शहर या शहरी क्षेत्र जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी के लोग हो, या 5 लाख से अधिक व 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों को नगर निगम में की श्रेणी में रखा जाता है। यानी नगर निगम का गठन तभी होगा जहां 10 लाख से अधिक आबादी या 5 लाख से अधिक व 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में नगर निगम का गठन होगा। नगर पालिका का गठन कहाँ होगा? 1 लाख से अधिक एवं 5 लाख से कम आबादी वाले नगरों में क्या होगा? नगर परिषद, नगर पालिका परिषद का गठन होगा। और नगर पंचायत का जो होगा वो 15,000 से अधिक व 1 लाख से कम आबादी वाले नगरों को नगर पंचायत की श्रेणी में रखा जाएगा। किसकी श्रेणी में? तो नगर पंचायत की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? नगर निगम। नगर निगम क्या है? इसमें 10 लाख से अधिक हो सकते हैं या 10 लाख से कम हो 5 लाख से अधिक लोग। इसकी जो रचना होती है, इसमें मेयर वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाते हैं। सॉरी, जो इसमें अध्यक्ष या मुख्य या प्रधान जिसको बोल सकते हैं नगर निगम का, उसको क्या बोलते हैं? उसको मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर। जो वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, यानी वहाँ के जनता के द्वारा ये सीधे चुन लिए जाते हैं। यहाँ पर उपमेयर भी होते हैं और 3 सभासद होते हैं। नगर निगम में एक मेयर, एक मेयर, एक उपमेयर, यानी जो उससे जो एक रनर हो, यानी जो एक जीत गया हो, और एक उससे पहले जो है, यानी जो एक पहले विजयी होगा, विजयी से नीचे कोई और होगा, फिर उसके नीचे कोई और, फिर उसके नीचे और। तो जो विजयी होगा तो वो मेयर बनेगा, और जो नहीं विजयी हुआ होगा उसको उपमेयर अधिकतर बनाते हैं। और 3 सभासद होंगे जिनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होगा।
नगर में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से अधिक एवं 110 से कम होती है। जो सदस्य होते हैं नगर में निर्वाचित, उनकी संख्या 60 से अधिक व 110 से कम होनी चाहिए नगर निगम में। आगे देखते हैं, नगर निगम का जो बजट है, किसका? नगर निगम का बजट निगम के सचिव यानी आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है। नगर निगम का जो बजट है वो नगर के सचिव यानी आयुक्त के द्वारा तैयार होता है। नगर पालिका परिषद, जो नगर निगम, इसमें जनसंख्या कितनी होती है? 1 लाख से 5 लाख के मध्य में होती है। इसकी रचना कैसे होती है? एक अध्यक्ष होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है, जो एक उपाध्यक्ष और 3 सभासद होते हैं। इनमें परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55 के बीच में होती है, जिनमें 3 से 5 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? कानून व्यवस्था होती है, राजस्व होता है और विकास होता है। क्या क्या होता है? तो कानून व्यवस्था, राजस्व एवं विकास। जिला एवं सत्र प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश या डीजी जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? उसके नीचे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होते हैं, जिसे एडीजी बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। कानून व्यवस्था में देख लेते हैं एक बार पहले कौन कौन होते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है? तो सबसे ऊपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं कानून व्यवस्था में। उसके बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे होते हैं। फिर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम बोलते हैं, डीएम चीफ जस्टिकल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। उसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम यानी एडिशनल चीफ जस्टिकल मजिस्ट्रेट। उसके बाद मुख्य न्यायिक मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आगे देखते हैं, राजस्व प्रबंधन। राजस्व प्रबंधन क्या है? तो रेवेन्यू मैनेजमेंट, यानी उस एरिया का राजस्व, यानी कितना खर्च है, क्या ब्यौरा है, उसके बारे में क्या होता है? तो राजस्व प्रबंधन जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी और डीएम के हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है? सबसे ऊपर जो होते हैं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उनके हाथों में राजस्व प्रबंधन होता है। उसके बाद कौन आते हैं? तो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम जिसको बोलते हैं। फिर उपखंड अधिकारी एसडीओ होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, फिर तहसीलदार उनके नीचे होते हैं, फिर नायब तहसीलदार होते हैं, उसके बाद कानूनगो होते हैं, फिर राजस्व निरीक्षक होते हैं उनके नीचे, और लास्ट में क्या होते हैं? पटवारी होते हैं। यानी राजस्व प्रबंधन का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट। और राजस्व प्रबंधन का सबसे भूमिगत यानी निचला पद कौन सा है? तो वो पटवारी होते हैं। कौन होते हैं? पटवारी होते हैं। विकास जो है वो 2 भागों में होता है, एक रूरल यानी ग्रामीण भागों में और एक शहरी भागों में विकास को बांटा गया है। यानी ग्रामीण भागों का विकास ग्रामीण यानी ग्राम के प्रधान के या क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा, और शहरी विकास जो है नगर निगम, नगर पंचायत सदस्य या फिर नगर पंचायत परिषद सदस्य के अंडर आता है ये विकास। आगे देखते हैं, ग्रामीण। ग्रामीण में क्या होते हैं? जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति में प्रधान के जो
जो ऑफिसर होते हैं सलाह के, वो बीडीओ होते हैं, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये क्या करते हैं? विकास के लिए कार्य करते हैं। पंचायत समिति में ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम सेवक होते हैं। पंचायत समिति में जो जिला परिषद होता है, इसमें जिला प्रमुख यानी डिस्ट्रिक्ट हेड एवं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं। शहरी जो विकास है, इसको भी बांटा गया है 3 भागों में: बृहद शहर, मध्य शहर एवं छोटे शहर। बृहद शहर में नगर निगम के द्वारा, इसमें महापौर उसके क्या होते हैं? मेयर होते हैं और सीईओ होते हैं, तथा नगर परिषद में सभापति व आयुक्त होते हैं और नगर पालिका में अध्यक्ष एवं अधिशाही अधिकारी होते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस संबंधित परियोजना है। जो उत्तर प्रदेश है, इसमें ई गवर्नेंस संबंधित कौन कौन सी परियोजना है? तो पहला क्या है? लोकवाणी। इसका जो शुरुआत है वो 9 नवंबर सन 2004 को सीतापुर जनपद से हुआ था। जो लोकवाणी ई गवर्नेंस परियोजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सीतापुर से 9 नवंबर सन 2004 को। इसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट यानी मेन उद्देश्य क्या था? तो जनता की शिकायत की निगरानी करना तथा उनके समाधान के लिए सुविधा प्रदान करना था। तो लोकवाणी का मेन उद्देश्य था जनता की शिकायतों की निगरानी करना और उन्हें समाधान की सुविधा प्रदान करना था। इसमें क्या-क्या सेवा मिलती थी? तो आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व निविदा प्रमाण पत्र की सुविधा या सेवा प्रदान की जाती थी। केशवानी, जो केशवानी ई गवर्नेंस है, इसको सन 2023 में राज्य के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाने एवं सरकारी विभाग से कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी मासिक एवं वार्षिक वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना था। केशवाणी में क्या था? जितने भी अधिकारी या सरकारी विभाग के कर्मचारी थे, उनमें क्या है? वार्षिक वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना व पारदर्शिता लाना वित्तीय लेन-देन में था। जन सुविधा केंद्र। अगली ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? तो जन सुविधा केंद्र। इसको 10 जून सन 2009 को झांसी से शुरू किया गया। कहाँ से? 10 जून सन 2009 में झांसी से इसको शुरू किया गया। लोगों की शिकायतों के शीघ्र निपटाने एवं गुणवत्तात्मक एकीकृत प्रणाली है। कौन सी है? गुणात्मक एकीकृत प्रणाली जन सुविधा केंद्र है। सृष्टि ई गवर्नेंस कब शुरू हुई? तो प्रदेश की प्रशासनिक सीमा तथा जिला, ब्लॉक एवं तहसील, गांव आदि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी। सृष्टि से हमें क्या होगी? प्रदेश की प्रशासनिक सीमा में तथा जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव आदि की जानकारी हमें क्या होगी? ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ई सेवा, इसके माध्यम से सरकार मनोरंजन, बैंकिंग एवं सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को कई लाभ प्रदान करती है, जैसे बिजली बिल, हवाई जहाज टिकट, सभी पोस्ट पेड बिल का भुगतान, इंडिपेंडेंट प्रीमियम, एयरपोर्ट प्रीमियम, डीटीएच सेवाएं, परमिट एवं लाइसेंस, इसकी ई सेवा से हमें प्राप्ति की जाती थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनजीओ
जो उत्तर प्रदेश में एनजीओ हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है, फूड फॉर लाइफ। इसकी शुरुआत वृंदावन मथुरा से 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में मथुरा से हुई थी वृंदावन के। मथुरा के वृंदावन में मुफ्त भोजन का वितरण किया गया। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करना तथा रोजगार एवं अवसर के उपलब्ध कराना एवं वृक्षारोपण व जैविक खेती कराना इत्यादि। यानी फूड फॉर लाइफ का मेन उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करना, रोजगार देना, पर्यावरण वृक्षारोपण एवं जैविक खेती कराना, ये सब इसका मेन उद्देश्य था। जन विकास समिति। जन विकास समिति वाराणसी से शुरू की गई थी 1997 में। कब? 1997 में। इसका क्या था? दूर दराज के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में विकलांग बच्चों एवं युवाओं के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना था। कौन सी सेवाएं? तो पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना था। आगे देखते हैं। हरितिका। हरितिका जो एनजीओ है वह झांसी से शुरू की गई। कहाँ से? झांसी से। इसका मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रांति लाना। उक्त संगठन ने जल संचयन, प्रबंधन, फसल अनुकूलन, मृदा संरक्षण एवं वनीकरण से संबंधित स्थायी परियोजनाओं पर तत्परता से कार्य किया है। अगला परियोजना एनजीओ कौन सा है? तो गुड़िया इंडिया। ये जो गुड़िया इंडिया है वाराणसी से 1993 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था महिला एवं बच्चों की तस्करी तथा पौन शोषण को समाप्त करना था तथा एचआईवी एवं एड्स के नाम पर पौन पर्यटन एवं भेदभाव को भी समाप्त करना था। अगला एनजीओ जो है वो अभिनव है, जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वच्छता एवं पेयजल से के संबंध में लोगों को जागरूक करना था। उड़ान सोसाइटी सन 2004 में इसकी शुरुआत हुई। इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण एवं लड़कियों की शिक्षा, बाल श्रम, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य के लिए समर्पित था। आगे देखते हैं। अगला है वात्सल्य, जो 1995 में लखनऊ से प्रारंभ हुआ। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और वंचित समुदाय के लिए बुनियादी एवं गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना। इसका जो कार्यरत था वो एचआईवी एवं एड्स के विषय में जागरूकता लाना था। बालिका भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों के विषय में जागरूकता लाना एवं उचित कदम उठाना वात्सल्य एनजीओ का मुख्य उद्देश्य था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज है वो एक ही इस लेक्चर में समाप्त हो गया। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।